हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीआईसी वर्चुअल क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री का प्रथम चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर द ट्री ब्यूटी पढ़ेंगे। द ट्री ब्यूटी ये इसके जो पोएट हैं या जो रचयिता हैं वो हैं थॉमस कैर्यू हैं। इनका के जीवन काल 1595 से 1640 तक का है। द ट्री ब्यूटी का अर्थ है सच्चा सौंदर्य। इस पोयम में कवि ने दो तरह के सौंदर्य की बातें कही हैं। एक है शारीरिक सौंदर्य, दूसरा है आध्यात्मिक सौंदर्य। कवि ने शारीरिक सौंदर्य को गौण माना है और आध्यात्मिक सौंदर्य को श्रेष्ठ माना है, अर्थात आध्यात्मिक सौंदर्य को शारीरिक सौंदर्य पर वरीयता प्रदान की है और आध्यात्मिक सौंदर्य को ही स्थायी प्रेम मानते हैं। सबसे पहले अबाउट द पोयम देख लेते हैं। द पोयम The tree beauty points out that there are two kinds of beauties, that is physical beauty and the inner beauty. तो इस पोयम में दो प्रकार की ब्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। पहला है फिजिकल ब्यूटी अर्थात शारीरिक सौंदर्य और दूसरा है इनर ब्यूटी। इनर ब्यूटी मतलब आंतरिक सौंदर्य अर्थात आध्यात्मिक सौंदर्य। रोजी चिक्स गुलाबी गाल, कोरल लिप्स मूंगे जैसे लाल होठ, एंड स्टार लाइक आइज और तारों जैसी चमकदार आँखें, ये जो हैं फिजिकल ब्यूटी को बताती हैं, शारीरिक सौंदर्य को बताती हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक स्त्री के सौंदर्य के बारे में, की सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है। जेंटल थॉट्स, स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड and calm desires refers to inner beauty और spiritual beauty। तो gentle thoughts मतलब अच्छे विचार, smooth and steadfast mind एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क और शांत इच्छाएं, ये सभी आंतरिक सौंदर्य या आध्यात्मिक सौंदर्य को बताती हैं। Now the question arises, where is true beauty? अब यह प्रश्न उठता है कि कहाँ ट्रू ब्यूटी है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इनर ब्यूटी इज द ट्रू ब्यूटी। कवि के अनुसार आंतरिक सौंदर्य ही अर्थात आध्यात्मिक सौंदर्य ही सच्ची सुंदरता है। तो ये अबाउट द पोएम हो गया। इससे हमें पता चल गया कि हमें इस पोएम में क्या बताया गया है या क्या मिलेगा। तो अर्थात मैंने आपको पहले हिंट कर दिया अबाउट द पोएम से और ज़्यादा स्पष्ट हो गया है कि इसमें दो स्टैंजास का एक पोएम, बहुत छोटा सा खूबसूरत पोएम है। पहला स्टैंजा पूर्णतः शारीरिक सौंदर्य को समर्पित है और दूसरा स्टैंजा आध्यात्मिक सौंदर्य को समर्पित है। ये प्रारंभ करते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चिक, ही मतलब यहाँ पर वह से किसी प्रेमी के बारे में कहा जा रहा है कि वह जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या अ कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता है, या मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है। मूंगा ये एक प्रकार का पत्थर होता है जो कि एक जंतु के मरने के पश्चात उसके शरीर से प्राप्त होता है, जो कि हल्के लाल रंग का होता है, काफ़ी सुंदर होता है। तो उसी से उसकी सुंदरता की तुलना यहाँ पर इस लिप्स से किया है, स्त्री के लिप्स से किया, होठों से किया हुआ है। एक बार पुनः इसको देख लेते हैं कि वह जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या उसकी मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है।
और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सीक, और उसके तारों जैसी आँखों से या उसके तारों जैसी आँखों में खोजता है। क्या खोजता है? फ्यूअल, ईंधन खोजता है। टू मेंटेन हिज फायर, अपने प्रेम, फायर का मतलब होता है प्रेम की अग्नि, अपने प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन की तलाश करता है। इन दो लाइनों को एक बार फिर समझे। कह रहा है यहाँ पर, कवि यहाँ पर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि शुरुआत से इसको देखते हैं, बार सुना है कि वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, या उसकी तारों जैसी चमकदार आँखों से अपने प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। ध्यान दीजिए कि अपने प्रेमिका की आँखों से अपने प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करने के ईंधन की तलाश करता, यानी आँखों से ईंधन की तलाश कर रहा है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, ओल्ड टाइम मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता है, यानी जब शरीर बूढ़ा होता है तो ये जो सौंदर्य है, जो शारीरिक सौंदर्य है, जिस स्त्री के शारीरिक सौंदर्य की बात हो रही है, जो कि चमकदार आँखें, मूंगे जैसे लाल होठ और गुलाबी गाल, ये सभी समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। डिके मतलब नष्ट हो जाना। तो ये धीरे धीरे करके कम होते हैं, परंतु गत्वा सौंदर्य समाप्त हो जाते हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और तब ऐसी परिस्थिति में जो प्रेमी है, उस प्रेमी के जो प्रेम की जो अग्नि है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, या अवश्य ही समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे कम होते हुए अंत में समाप्त हो जाती है। तो ये जो पहला स्टैंजा था वो समाप्त हुआ। इसमें पूर्ण रूप से स्त्री के शारीरिक सौंदर्य की प्रशंसा की गई है। अब दूसरा स्टैंजा चालू हो रहा है जिसमें कि आध्यात्मिक सौंदर्य की बात कही गई है। आइए इसे देखते हैं। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or low or lips or eyes। अब यहाँ पर पहली लाइन में आते हैं बट, लेकिन अ स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, स्मूथ मतलब एक सा रहने वाला, और स्टेट फास्ट का मतलब दृढ़ होता है, माइंड मतलब मस्तिष्क। तो लेकिन एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क। अब दृढ़ मस्तिष्क का मतलब है कि यह मस्तिष्क इसमें परिवर्तित न हो, हमेशा एक सा बना रहे, परिवर्तनशील मस्तिष्क न रहे। इसीलिए यहाँ पर स्टेट फास्ट कहते हैं दृढ़ मस्तिष्क हो, तो हमेशा एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क। जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, जेंटल थॉट्स मतलब अच्छे विचार या सुंदर विचार, और शांत इच्छाएं। शांत इच्छाएं का मतलब है ऐसी इच्छाएं जिनमें किसी प्रकार की का दोष न हो, तो ऐसी इच्छाएं। और साथ ही आगे कह रहे हैं हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, समान रूप समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय, समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय। किंडल नेवर डाइंग फायर, किंडल मतलब होता है प्रज्वलित रखना, नेवर डाइंग फायर्स यानी यहाँ पर ऐसी प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखते हैं जो कभी बुझती नहीं है। अब एक बार पुनः इन चार लाइन को देखते हैं, तब बेहतर समझ में और आएगा। यहाँ पर कह रहे हैं बट ए स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, मतलब हमेशा एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, सुंदर विचार और शांत इच्छाएं, समान प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय, और ऐसे हृदय में कभी न बुझने वाली अर्थात स्थायी प्रेम की ज्वाला हमेशा जलती रहती है। ठीक है, तो इस मतलब ये है कि जहाँ पर इन सभी चीज़ें होती हैं, सुंदर मस्तिष्क होता है,
हमेशा एक सा बनने वाला सुंदर मस्तिष्क होता है, अच्छे विचार होते हैं, शांत इच्छाएं होती हैं और समान रूप से जुड़े हुए हृदय, यानी हर्ष मतलब दोनों के लिए कहा जा रहा है, प्रेम का दोनों के लिए समान रूप से जुड़े हुए हृदय जो हैं, ऐसे जहाँ पर ऐसी प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होती है जो कभी बुझती नहीं है, अर्थात स्थायी प्रेम हमेशा के लिए प्रज्वलित रहता है। यही आध्यात्मिक सौंदर्य है, क्योंकि आध्यात्मिक सौंदर्य कभी नहीं मरता, वो हमेशा बना रहेगा। और शारीरिक सौंदर्य क्षणिक होता है, कुछ समय के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है और अंतोगत्वा समाप्त हो जाता है। लास्ट में कह रहे हैं वेयर दीज आर नॉट आई डेस्पाइज, जहाँ पर दीज आर नॉट ये सब नहीं है, अर्थात ये जिन आध्यात्मिक सौंदर्य की बात इन्होंने कहा है कवि महोदय ने, जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये सब चीज़ें मतलब कौन सा, जहाँ जो है एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, अच्छे सुंदर विचार, शांत इच्छाएं और समान रूप से जुड़ा हुआ जो प्रेम है, इससे समान प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय जो है, जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो कह रहे हैं आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, लवली चिक्स और लिप्स और आइज़, कह रहे हैं मैं ऐसे स्त्री के सौंदर्य से मैं घृणा करता हूँ। अब कौन सी स्त्री के सौंदर्य है, अर्थात मैं स्त्री के सुंदर गालों, उसके मूंगे के समान लाल ओठों और उसकी आंखों से मैं घृणा करता हूँ। तो इस तरीके से कवि ने शारीरिक सौंदर्य को गौण माना है और आध्यात्मिक सौंदर्य को उससे बेहतर माना है, और आध्यात्मिक सौंदर्य को चिरस्थायी कहा है, क्योंकि ये जो प्रेम होता है ये कभी समाप्त नहीं होता है। स्थायी ये आध्यात्मिक सौंदर्य और शारीरिक सौंदर्य समय के साथ धीरे धीरे कम होता है और अंततः समाप्त हो जाता है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आइए देख लेते हैं। द पोएम द ट्री ब्यूटी एस्टेब्लिश सुपीरियॉरिटी ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी ओवर फिजिकल ब्यूटी। मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि जो ट्री ब्यूटी पोएम है इसमें जो है शारीरिक सौंदर्य जो है आध्यात्मिक सौंदर्य पर प्रभावी है। द पोएम टीचेज अस द लेसन दैट फिजिकल अपीयरेंस मे बी डिसेप्टिव। यह पोएम हमें ये बताती है कि जो शारीरिक सौंदर्य जो होता है ये डिसेप्टिव है, कपटी है, धूर्त है, अर्थात ये स्थायी नहीं होता है। शारीरिक सौंदर्य किसी के साथ हमेशा जुड़ा हुआ नहीं रहता है, उस समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो साथ छोड़ देता है। इट इज़ नॉट परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, और यह स्थायी प्रेम का स्रोत नहीं है। स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑन द अदर हैंड इज एवरलास्टिंग। आध्यात्मिक सौंदर्य दूसरी तरफ हमेशा बना रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है, एवरलास्टिंग है। दिस पोएम कंटेन्स 2 स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स ईच विद राइमिंग scheme AB AB CC DA DAE EE. There is beautiful use of simile in phrases, star-like eyes, and metaphor in the words fuel and fire. तो इस कविता में दो प्रकार के अलंकारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। पहला है सिमिली, जैसे कि स्टार लाइक आइज में प्रयोग किया गया है, और मेटाफर का भी प्रयोग किया गया है, जैसे फ्यूल एंड फायर है। These figure of speech increases the poetic effect of the poem. और जो सिमिली और मेटाफर प्रयोग किया गया है इस कविता में, उसने इस कविता के काव्यात्मक सौंदर्य को और बढ़ा दिया है। इस तरीके से ये पोएम समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।